गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का ही सेकंड टॉपिक है। इंटीग्रेशन में फर्स्ट टॉपिक था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट में मैंने बताया था लास्ट में प्लस सी आंसर आता है, मतलब कुछ बचता है तो हम लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, लास्ट में जो आंसर आएगा वो फिक्स क्वांटिटी के रूप में आता है। उसमें कोई वेरिएबल भी नहीं आएगा, मतलब एक्स टी वगैरह ऐसे कुछ, कोई सी नहीं आएगा कांस्टेंट का, मतलब फिक्स आंसर आएगा। तो वो कैसे आएगा तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, पहले देखिए ध्यान से। तो क्या लिखा है मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल्स, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके कैसे करना है देखो। तो मैंने क्वेश्चन लिखा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी। ए टू बी क्या है, ये अब लिमिट्स लग गई इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे इस तरह से। बस देखिए इंटीग्रेशन का फार्मूला सेम रहेगा, इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, सारे रूल एज इट इज रहेंगे। बस एक एक्स्ट्रा बात आएगी, वो ये आएगी कि इनके ऊपर नीचे इस तरह से दो लिमिट लगेंगी, ये लिमिट कहलाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है इनटू में डी एक्स, ये लिमिट कहलाती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये लिमिट कहलाती है अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ तक नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट, इस तरह हमारे पास ये लिमिट्स कहलाती हैं। फंक्शन है ऐसे एफ एक्स इंटू डी एक्स, कोई भी आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। सपोज इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये होकर के आया एफ एक्स, कैपिटल मान लिया मैंने, सपोज किया कि ये इसका आंसर आ गया, तो प्लस ही नहीं करना है अभी। तो फिर ये लिमिट लगानी है आपने ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहाँ लोअर और यहाँ अपर, हो गया ऐसे। भाई ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और अब ये लिमिट लगा दी। ये तो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी मैं आपको सब सीधा बता रहा हूं आर्टिकल कैसे होगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, अपर माइनस लोअर। अब x की जगह वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो लिमिट्स रहेंगी a टू b, वो लिमिट्स वापस रखनी है क्वेश्चन में x की जगह पे, पहले अपर फिर माइनस लोअर। हाँ, तो अपर रखी x की जगह पे, f भी बन गया। अब माइनस में लोअर रखनी है तो a रखो, तो क्या आएगा x की जगह पे f ऑफ a। तो ये आंसर आ गया आई इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। तो इसमें कोई एक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स क्वांटिटी एक कह सकते हैं आप, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा एक, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 4 एक्स इंटू डी एक्स, सपोज ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका, मैंने कहा ना रूल सब वही, इंटीग्रेशन जो जैसे बताया था पुट करना, सब वही रूल है सब। हाँ, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बस 2 से 4 लगा दो, सी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन हट गया, ये साइन हट जाएगा, dx हट जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो गया, ये ब्रैकेट लगा के 2 से 4 लग गया, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो पहले अपर माइनस लोअर, अपर रखो तो 16/2 x की जगह पे, माइनस आप लोअर रखें 2 तो 4/2, 16 माइनस 4 12, 12/2। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब तक इस तरह का पार्ट है ये वाला। अब इसी में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे i इक्वल्स टू, आपको फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 4 है, या चलो 0 से 2 ले लो आप, लिमिट ज्यादा बड़ी रहेगी, मैंने लिमिट ले ली 0 से 2, 0 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट, ठीक है। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में dx, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है क्या आना होता है, सीधा करता हूं चलो। x का तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का हो गया x, और 0 से 2 प्लस ही नहीं आएगा, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और अब अपर माइनस लोअर, पहले अपर रखो, देन अपर में आएगा 4/2 प्लस में 2, पूरे पार्ट में x की जगह 2 रख दिया, आंसर आ गया। अब माइनस में लोअर रखो 0 0, तो पूरा पार्ट 0 जाएगा। हाँ, तो एलसीएम ले लो, यही तो कट गया, तो 2 पे 2 + 2 4 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही जैसे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मान लीजिए 1 से 2 ले लिया, और 1/x इंटू में dx हो गया। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, 1/x का सीधा होता है, पता है हमें क्या, log mod ऑफ x, और अब लगाओ लिमिट 1 से 2, ओके। ये तो पहले अंदर के पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ, log mod ऑफ x, और अब लिमिट लगा दो 1 से 2, तो क्या आएगा, अपर माइनस लोअर, रखो तो अपर माइनस लोअर, अपर log 2 माइनस लोअर log 1, log 2 माइनस log 1, और log 1 ऑलवेज 0 होता है, देन log 2 आंसर आएगा। तो
तो ये रिजल्ट आ गया log 2। आप कहोगे log मॉडुलस में 2 आएगा, हाँ आएगा तो मॉडुलस में, बट 2 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, हाँ तो प्लस का ही आएगा, तो मत हटा दो ऐसे मॉडुलस, log 2 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो अब देखो जो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ये सोच लीजिए आप 9th चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन है, 9th चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन है, एक्सरसाइज 10.2 या मैंने लिखी हुई है। आप कहोगे 10.1 क्या है, 10.1 बताएंगे अभी क्या है हम, क्योंकि हम 10th चैप्टर करवा रहे हैं अभी एलिमेंट की बुक से, 10th चैप्टर, और उस 10th चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वो भी आएगा, वो बाद में बताएंगे आपको क्या है। तो 10th चैप्टर में ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर है 10.2, और ये 10.2 कंप्लीट 9th चैप्टर का रिवीजन है। क्लियर है? मतलब 10 केवल एक एक्सरसाइज है 9.2 9 चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ा है, जितने भी रूल पढ़े हैं सारे, कि भाई ऊपर बड़ी छोटी तो डिवाइड होता है, सेम से बनाना होता है, पुट होता है, बाई पार्ट्स, जो भी रूल लगाया है, डबल डबल एक्स आगे, सारे रूल यहां फॉलो होंगे एज इट इज। बस कंडीशन लिमिट आगे आएगी, लिमिट रखनी, सोल्व करना है। तो उसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है, दो तरह के क्वेश्चन। कौन कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन है जिनमें आप पुट करेंगे तो ये लिमिट्स वगैरह भी चेंज होती है, बताऊंगा वो कैसे होगा। और दूसरा जब आप बाई पार्ट्स करेंगे तो लिमिट का यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको, बाई पार्ट्स करेंगे तो ऐसे हमारे पास दो पार्ट हैं जिन पे आपने लिमिट्स का यूज थोड़ा सा देखना है किस तरह से करना है, तो मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं अभी। चलो ये 10.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, मतलब नेक्स्ट जो देंगे, पहले हम 10.1 ही कराते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको फिर से कि 10.2 एक्सरसाइज आप खुद स्टडी करेंगे, स्टूडेंट्स खुद करेंगे घर पे, तो आपको समझ आएगा। 9 चैप्टर का रिवीजन है, कंप्लीट 9 चैप्टर को अगर आपको रिवाइज करना है तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 10.2 कर ले, इससे सारे रिवाइज हो जाएंगे अपने आप पे, क्योंकि उसमें हर एक्सरसाइज एक अलग अलग टाइप की है और 10.2 के अंदर सब कुछ मिक्सअप आ रहा है। तो मिक्सअप से आप छाट छाट के करेंगे तो आपको थोड़ा सी समझने में डिफिकल्टी आने वाली है कि ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, और जब आप उनको पहचान कर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आ ही गया फिर, तो बस यही है। तो अब आप समझ लेना, आपने जितना आपने पढ़ा है 9 चैप्टर में, वो आपको कितना आता है 9 चैप्टर, उसके लिए आप 10.2 खुद करें, ठीक है। लेकिन मैं ये 10.2 के कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज तो हम अपने एक्सरसाइज 10.1 ही शुरू करेंगे और 10.1 के बारे में बताएंगे क्या है 10.1, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इस तरह से पार्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपने 10.1 ही करनी है, तो मैं वो 10.1 ही बताने वाला हूँ क्या है 10.1, ठीक है। तो देखिए 10.1 के बारे में। 10.2 मैंने वैसे बता दी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वही हैं, लेकिन जो दो तरह के अलग तरह के क्वेश्चन है बाई पार्ट्स और पुट वाले, वो मैं समझाऊंगा बाद में कैसे होने, तभी आप 10.1 देखिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था 10.2 के बारे में, अब 10.1 बता रहे, तो उसमें क्या है, लिमिट ऑफ ए सम। क्या होता है लिमिट ऑफ ए सम? लिमिट ऑफ ए सम एक ऐसा रूल है जो सब इंटीग्रेशन आए शुरू में जब बनाए गए थे, इंटीग्रेशन में कोई रूल बनाए गए तो ये फर्स्ट उसी का ये रूल था। मतलब ये एक लेंदी मेथड होता है इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। मतलब जब हमने शुरू में लिमिट्स पढ़ने शुरू किए तो लिमिट्स का यूज करके हमने डेरिवेटिव सीखा, और उसी लिमिट का यूज करके हमने इंटीग्रेशन सीखा। वो डेरिवेटिव जो आपने सीखा था लिमिट का यूज करके, उसको बोलते थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इंटीग्रेशन आपने सीखा है उसको बोलते हैं लिमिट का यूज करके, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सम। ये मेथड का नाम है, एक लंबा मेथड आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन करने का। अब तक जो आपने पढ़े थे वो शॉर्टकट मेथड थे उसके। क्या है फिर, टाइम बचाने के लिए शॉर्ट मेथड बनाया गया। शॉर्ट आपको बातें बताई गई कि इस तरह से आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड बना दिया गया, इसको आप सोल्व करें और इस तरह से आप पढ़ लें। तो ज़्यादा लेंदी मेथड में जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो फिर शॉर्ट बनाया गया। तो आप शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ के आ चुके हैं, अब लेंदी ट्रिक पढ़ाने वाले हैं यहाँ से कि लिमिट ऑफ ए सम कि इंटीग्रेशन की लेंदी ट्रिक क्या होती है, मतलब उसमें लिमिट का यूज कैसे होता है। मेन बात तो ये है ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि लिमिट्स के ऊपर ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डिपेंड करते हैं, दोनों चीजें। आप कहोगे कि इंटीग्रेशन में तो हमने कुछ लिमिट का काम पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ने वाले हो आप लिमिट का काम कि लिमिट इसको कैसे हैंडल करती है, कैसे सोल्व करती है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है लिमिट्स, जो आप बना के चल चुके हो, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो लिमिट्स के बारे में। हमने यहाँ 12th में ही पढ़ाया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर लिमिट्स के बारे में, तो बातें सब वही हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें पूछ सकते हैं लिमिट्स के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं और लिमिट के चैप्टर। वैसे भी आपको बस कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे फार्मूले हैं, बताऊंगा और सोल्व करना है उसको। तो स्टूडेंट्स कई तरह की बातें होती हैं क्वेश्चनों के अंदर, जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए सीधा भी मेथड लगा देते हैं हम, कि सीधा लगा दिया मेथड और सोल्व कर दिया क्वेश्चन को। लेकिन ऐसे नहीं, क्वेश्चन का जब तक आप बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे क्वेश्चन के, तब तक मेरे हिसाब से आपने कुछ नहीं पढ़ा है, नथिंग ना पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपने उस क्वेश्चन को रटा है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और स्टडी इस तरह से कीजिए कि आप उसको कभी नहीं भूलें। मतलब उसको एज ए मूवी लीजिए आप, जैसे आप मूवी में कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, कि देखते वक्त पूरा ध्यान आपका मूवी के अंदर ही होता है, ऐसे यहाँ पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, क्या चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको अभी इसमें। लिमिट ऑफ ए सम, तो देखिए क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, ये फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। आप पहले कुछ बातें देखिए जो फार्मूले यूज आने वाले हैं। वैसे तो आपको सबको पता ही है फार्मूले क्या है वो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फार्मूले वो रिमाइंड कराता हूँ क्या क्या है। पहला फार्मूला आप ये पढ़ चुके हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n हो। तो स्टूडेंट्स आपने शायद ये पढ़ा होगा, n × n + 1/2 होता है, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी करते हैं हम बाई PMI, वो 11th में आप 11th की जो मैंने डाल रखी है वीडियोस PMI के, आप उसमें भी देख सकते हैं इसका प्रूफ। वैसे भी ये फार्मूला होता है इसके इक्वल, ठीक है। सेकंड, यहां जो क्वेश्चन में यूज आने वाले फार्मूले हैं वो लास्ट में nth टर्म तक नहीं, n-1th टर्म तक काम आएंगे। तो फार्मूला आपका मैं दोबारा लिखता हूं, 1 + 2 + 3 + अप टू n की जगह मैंने लास्ट में रिप्लेस किया और लिखा n-1। तो अब n की जगह आप n-1 रख दो, तो ये तो हो जाएगा n और ये हो जाएगा n-1 और बाई 2। ये आपका फर्स्ट फार्मूला काम आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, एक्चुअल ये फार्मूला होता है, बट मैंने इसको इस तरह से लिखा है n-1 टर्म के बारे में। वो मैं जब कराऊंगा ना डेफिनेशन इसकी, किसकी डेफिनेशन, लिमिट ऑफ ए सम की, मतलब ये जब रूल कराऊंगा तब बताऊंगा कि n-1 कहाँ काम आने वाला है उसमें। अभी आप n तक नहीं, n-1 तक याद करेंगे फार्मूले, ठीक है। तो इसके इक्वल ये फार्मूला होता है फर्स्ट। मैं सेकंड लिखता हूँ। सेकंड आपने लिखा पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर। फार्मूला शायद आप ये पढ़ के आ चुके हो, n × n + 1 × 2n + 1 बाई 6 पढ़ के आ चुके हैं आप फार्मूला। लेकिन कंडीशन यहाँ n तक नहीं, n-1 तक यूज होने वाली बातें हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n-1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। वही कहा ना मैंने कि आप केवल अभी n-1 तक ही फार्मूले याद करेंगे, तो वही है n-1 का स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पे अभी। हाँ, तो क्या आएगा, n की जगह n-1 रिप्लेस करो तो ये ऐसे बन जाएगा, आप इसको देख लेना बना करके, ओवर 6। तो ये वाला फार्मूला अब काम आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ही आपने थर्ड फार्मूला पढ़ा होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब। तो फार्मूला बनता है इस वाले का होल स्क्वायर, ठीक है ना, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर बनता है फार्मूला, अगर पावर 3 आती है तो। ऐसे ही अगर n-1 टर्म्स लेंगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस अप टू n-1 का क्यूब। तो फार्मूला ये बन जाएगा फिर, क्योंकि n की जगह वैल्यू n-1 रिप्लेस होके आ गई और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये फार्मूला मेन हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले पहले काम आने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला थर्ड, ठीक है। इन पे क्वेश्चन भी कराएंगे, बताएंगे बाद में कैसे यूज होंगे। नेक्स्ट आओ, 3 फार्मूले हो गए। नंबर 4 पे लिखता हूं, अगर कोई वैल्यू, मैं पहले बता चुका हूं, अगर कोई वैल्यू किसी एक नंबर से शुरू होती है, जैसे 2 से शुरू, 2 + 2 + 2 और लास्ट में 2 हो जाए फिर से, तो क्या आंसर आएगा,
अब कहोगे बीच में कितने n है पता नहीं हमें, तो n टाइम्स है, अगर नहीं है तो क्या पता होगा फिर 2n आप लिखेंगे, ठीक है। मतलब मैंने 2 + 2 लिखा, लास्ट में लिख दिया 100 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 × 100, आंसर आ गया उसका। जितनी बार 2 होगा उतने ही बार ही उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मान लीजिए n टाइम्स 2 है तो क्या आएगा 2 × n। ऐसे ही अगर कोई टर्म्स a से शुरू हुई a+a+a, तो स्टूडेंट्स लास्ट में क्या आएगा an हो जाएगा, कोई डाउट। ऐसे ही -5 अप टू -5, तो -5n हो जाएगा। नहीं, इस तरह की बातें शायद ये लर्न रहेंगी आपकी बातें। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए तरह से, 1 2 3 तो काम आने वाले हैं, ये भी काम आने वाला है कि इस तरह से होता है। अगर कोई वैल्यू किसी पार्ट शुरू होकर अपने पे खत्म हो जाती है तो वो वैल्यू उतने n से मल्टीप्लाई हो जाती है, n मतलब जितने टाइम्स वो वैल्यू आ रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 5th। एक लिमिट्स का फार्मूला आप देख लो जो यूज होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 x इक्वल्स टू, तो आंसर होता है log e, और ये 1 के इक्वल आंसर आता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 x, ये लिमिट में है फार्मूला, +1 की बुक में भी है, देख लेना, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। वैसे हम कुछ दिनों बाद अभी +1 की वीडियो भी डालेंगे लिमिट्स में, तो वहाँ देंगे आपको ये फार्मूला, पर समझाएंगे कैसे होता है। अभी आप लर्न करेंगे ये फार्मूला होता है ऐसे, वैसे भी आप पढ़ के आ चुके हैं +1 की बुक के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 x इक्वल टू log e होता है बराबर 1, या मैं इसी वैल्यू को ऐसे रिप्लेस करके लिख दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 x हो जाए, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, log a आंसर आएगा, हो गया। बट log और e तो 1 बन जाते हैं, log a तो log a रहेगा, तो फिर log a रहेगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2⁻x - 1 x, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, log 2। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऊपर x नीचे x और यहां पे x लिमिट में, तो ऐसे आंसर आता है। सेम वैल्यू हर जगह पे, लिमिट 0 होनी चाहिए, तो log 2 शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले 6th पे। 6th, एक आपने जीपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, a + ar प्लस अप टू ar⁻n - 1, है ना। फॉर्मूला पढ़ा होगा जीपी का आपने ये वाला, ar² प्लस अप टू ar⁻n - 1, तो फॉर्मूला होता है a × r⁻n - 1 ओवर r-1। ये होता तो 2 टर्म्स के लिए कि r ग्रेटर देन लेस देन, आप यही याद रखें, यही लगाएं फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 6 तो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज आने वाले हैं, जो एक्सरसाइज करवाएंगे 10.1 लिमिट ऑफ ए सम के मेथड के अंदर। अभी लिमिट ऑफ ए सम का मेथड क्या है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ मेथड क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आज सिर्फ इसका बेसिक बताते हैं आपको, क्लियर। तो देखिए लिमिट ऑफ ए सम का मेथड क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बता रहे हैं लिमिट ऑफ सम के बारे में। तो क्या होता है, इफ एनी फंक्शन है कोई f(x), इफ एनी फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, बताइए क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिवाइड में 0 वगैरह नहीं बनाए ना, ऐसा कोई फंक्शन हो कॉन्टिन्यूअस हो, और दूसरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, उसमें केवल एक ही वैल्यू आई, ठीक है। जैसे सिग्नम फंक्शन है, उसमें 2 3 वैल्यू आती है, जैसे सिंगल वैल्यू एक वैल्यू आई, देन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b हो जाएगी। और क्या कंडीशन हो कि a, b क्लोज इंटरवल के बीच में वो लाई करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन सच दैट कुछ इस तरह से होना चाहिए, a लेस देन b, मतलब a b से छोटा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे देखो मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन एक, तो ऐसे होगा इंटीग्रेशन a to b, और यहां पे f(x) × dx इक्वल टू a छोटा b बड़ा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, हो गई सेट।
fx कोई फंक्शन जिसमें केवल सिंगल वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू आएगी यहाँ पे कोई, और ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, वो रेयर चांस से बनते हैं डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, वैसे बता रखा मैंने चैप्टर आपको क्वांटिटी वाला। इसके इक्वल क्या आंसर आएगा बाय लिमिट ऑफ ए सम, तो ये तो इसकी कंडीशन है, पहले ऐसे हो गया, तो अब इसके इक्वल देखो ये आंसर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, आप कहोगे h क्या है, h इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सबके लिए, जब इन दोनों के बीच में छोटे हम कई इंटरवल बनाते हैं 1 2 3 छोटे वाले इंटरवल, तो सब इंटरवल्स का जो डिफरेंस होता है वो h होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पे कंडीशन f ऑफ a प्लस h, अब बता रहा हूँ इसकी कंडीशन क्या होगी, प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होती है कंडीशन। ये कंडीशन क्या है समझाएंगे क्वेश्चन में, कैसे सोल्व करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको। तो आपने पहले तो फंक्शन में x की जगह a रखना है, सेकंड कंडीशन के अंदर x की जगह a प्लस h रखना है, फिर a प्लस 2h, फिर अप टू इस तरह से रख के और सोल्व करना है पूरा पार्ट कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू h रखा जाएगा क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। a टू b ये क्लोज्ड इंटरवल है, वेयर a लेस देन b है, कि a b से छोटा होना चाहिए, मतलब जो टर्म्स नीचे वाली है वो ऊपर वाली टर्म्स से छोटी होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह का पार्ट है लिमिट ऑफ ए सम के अंदर, ये कंडीशन है, इसको आपने सोल्व करना है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया है, लेकिन क्या इधर कोई यूज है इंटीग्रेशन का, नहीं है ना, मतलब ये हुआ इधर इंटीग्रेशन, इधर कोई यूज नहीं, इधर यूज है केवल लिमिट का। तो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट का यूज हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसीलिए लिमिट्स को बोला गया है कि लिमिट मेन होते हैं, लिमिट्स पे ही डिपेंड करते हैं डेरिवेटिव, लिमिट पे ही डिपेंड करते हैं इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन का एक ही लॉन्ग मेथड होता है लिमिट ऑफ ए सम, जो शुरू में इंटीग्रेशन जब आपको बताए गए थे तो ये मेथड था बताने का, बाद में शॉर्ट रूल बनाया गया उसका, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, तो इसके और भी नाम होते हैं कि इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, ये भी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, ये भी इसका रूल होता है, मेथड का नाम होता है। दूसरा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये भी इसका नाम होता है लिमिट ऑफ ए सम का ही, या समेशन मेथड, मतलब ये सारे नाम इसी के हैं। समेशन मतलब सम वाली टर्म्स, तो ये देखो वही टर्म्स आ रही सम वाली, तो ये सब इन्हीं के रूल के इस रूल के ही नाम हैं, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलेंगे। तो अब बस इसके ऊपर क्वेश्चन है 10.1 एक्सरसाइज आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपके 5 एक्सरसाइज हैं, 5 में अलग अलग सब। 10.1 के अंदर इस तरह के लंबे मेथड से इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। रूल मैंने सब बता दिया, बेसिक बता दिया, जो यूज आना सब बता दिया मैंने। सिर्फ अब ये है कि इसका यूज कैसे है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन देंगे तो वहां समझाएंगे। आज मैंने केवल इसका बेसिक बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में 10.1 आपकी कंप्लीट ही कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे कंप्लीट, ऐसी एक्सरसाइज है वो। 10.2 के अंदर बताया मैंने वो 9 चैप्टर का रिवीजन है तो वो अलग है। 10.3 आएगी, वो आएगी बाय प्रॉपर्टी के ऊपर, कि इससे प्रॉपर्टी से हम उस इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 10.4 और 5 इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमने पढ़ी थी ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर ही था। हाँ, तो यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हैं, इसमें एरिया अंडर द कर्व का एरिया वगैरह निकालना होता है विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, वो 10.4 और 10.5 दोनों एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है, और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 9 चैप्टर में सिर्फ आपको सारे रूल आने चाहिए थे। क्वेश्चन अगर सारे नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल सारे आने चाहिए थे। मेन 10.2 है, इसका आप कंप्लीट रिवीजन करें बिना 9 चैप्टर का यूज किए, मतलब बिना 9 चैप्टर की हेल्प लिए। ऐसे नहीं कि आप उसमें देख रहे हो कि वो अरे ये क्वेश्चन तो उस एक्सरसाइज के टाइप का है, उसको देख के नहीं करना है, अलग से अपने आप करना है सोच करके क्वेश्चन को, फिर आप देखना इंटीग्रेशन यूं आपकी उंगलियों पे चलेगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये जो बातें थी बेसिक मैंने इसके बारे में बता दी है। कल इस एक्सरसाइज
को शुरू कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे क्या है, और ये फार्मूला जो मेथड है कि इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।